संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। पददलिता माटी भी जो दुख युक्ता है, सुख मुक्ता है, तिरस्कृत त्यक्ता है, अधम पापियों से भी कुचली जा रही है, रौंदी जा रही है, ऐसी अज्ञानियों के द्वारा अकिंचन मानी गई माटी भी कुशल शिल्पकार के चरणों में समर्पित होती है। उपादान से भरी हुई वह माटी उस समय समर्पण के फलस्वरूप शिल्पकार जो गुरु के प्रतीक है, उस शिल्पकार के संस्कारों से संस्कारित होती हुई अपने जीवन में ऐसा आकार, ऐसी उन्नति पा लेती है कि जो कुछ समय पहले पददलिता थी वह आज शिरोधार्या बन जाती है। यह किसका प्रतीक है, यह किसका फल है? तो आचार्य कहते हैं यह संस्कारों का फल है। शिल्पकार ने उस माटी को नदी के तट से उठाया, बारीक तार वाली चालनी से उसको छान करके कुमकुम के समान मुलायम बनाया, अनुपात में जल मिला करके उसको फुलाया और उसके बाद उस माटी को पैरों के तले लेकर के रौंद दिया, चाक पर चढ़ाया, चक्कर आने तक घुमाया। फिर आकार देते समय भी एक हाथ पसार करके थपेड़े देता रहा, आकार दे करके धूप में तपाया गया और भी कच्चापन बचा हुआ है, उसको मिटाने के लिए उस कच्चे कलश को हवा में तपाया गया, भट्टी में तपाया गया, चूना भट्टी में, कोयले की भट्टी में तपाया गया। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी उस कुंभ ने अपने गुरु के प्रति, शिल्पकार के प्रति समर्पण दिखाया, श्रद्धा दिखाई और जो कुछ भी गुरुदेव उसको प्रदान करते थे उसको सहन करता गया, ग्रहण करता गया और वह कुंभ मंगल कार्यों का जनक बनता हुआ, अभिषेक का सौभाग्य पाता हुआ, पड़गाहन का सौभाग्य पाता हुआ, महानतम पुण्यशाली जीवों के सिर पर, मस्तक पर भी धारण करने के योग्य बन गया है। यह सब संस्कारों का महत्व है। तो ये माटी से कलश तक की यात्रा जो मूक माटी महाकाव्य का प्रतिपाद्य विषय है, तो यह मूक माटी में उत्पन्न हुआ जो कुंभ है, कलश है, वह वास्तव में संसारी भव्यात्मा जो पतित था, पावनता की ओर जाने का इच्छुक था, पददलित था, जो शिरोधार्य बन गया, यह संसारी प्राणी जो निगोद अवस्था से लेकर के ऊपर उठता हुआ, देवशास्त्र गुरु की शरण स्वीकारता हुआ, जिनागम की उपासना करता हुआ, गुरुजनों के आदेश के अनुरूप अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ जो सन्मार्ग पर चलता है, वह एक दिन ऐसी पर्याय धारण कर लेता है कि जिसकी पर्याय को देख करके संसार के अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा जीव भी उस जीव को अपना रोल मॉडल, आपकी भाषा में अगर कहें तो रोल मॉडल मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं, ऐसी दशा को प्राप्त कर लेता है। ये माटी का उदाहरण हुआ और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लकड़ी है जो ईंधन भी बन सकती थी, लेकिन एक अच्छे कुशल बढ़ई के पास पहुंचती है तो फर्नीचर का रूप धारण करती है और भी अनेक सुंदर सुंदर कलाकृतियों को प्राप्त हो जाती है। सोना भी है, स्वर्ण पाषाण में खदान में पड़ा हुआ था, उसको उठाकर अगर तपाया जाए, आकार दिया जाए तो उसका जीवन भी चमकने दमकने लगता है, मूल्य को प्राप्त होता है। इसलिए आज की पीढ़ी को, बच्चों की पीढ़ी को अगर संस्कारित करना है तो पाठशाला एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि पाठशाला में आने वाला हर बालक
अपने जीवन में लौकिक भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास का प्रारंभ कर सकता है। मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण अगर कहीं से होता है तो पाठशाला से होता है, क्योंकि पाठशाला एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा आयतन है कि उस पाठशाला में इंसान से ईश्वर बनने के बीज बोए जाते हैं, सत्संस्कारों के बीज बोए जाते हैं। और इसलिए हर जैन श्रावक का कर्तव्य बनता है कि हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण में, हमारी धार्मिक संस्कृति के पुनरुत्थान में और हमारी भावी पीढ़ियों के आत्मकल्याण के लिए अपने घर के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उन सबको पाठशाला में भेजें। आप लोग जानते हैं, समय बहुत थोड़ा है, कि पहले गुरुकुल शिक्षण पद्धति जो भारतवर्ष में थी, जहाँ पर बच्चे घर में रह करके स्कूल में जाना और पुनः घर वापस आना ये गतिविधि नहीं थी। एक बार शिक्षा प्रारंभ हो गई तो माता पिता ही नहीं, राजा लोग भी अपने बच्चों को गुरुकुलों में एडमिशन करा देते थे, प्रवेश भर्ती करा देते थे। और बच्चे गुरुकुल में प्रविष्ट होने के बाद जब पूर्ण शिक्षा संपन्न होती थी तभी अपने घर वापस आते थे। और उन गुरुकुलों में बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी, स्वाधीनता, स्वाभिमानता और स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी। और इस प्रकार की शिक्षा से ओत प्रोत होने वाले वे सभी बालक बालिकाएं, जिसका आदर्श उदाहरण भारत के इतिहास में ही क्या जैन दर्शन का प्राण बन करके उभर के आया है, विजय सेठ और विजया सेठानी। जानते हैं ना सभी लोग? मौन है, इतना कछु बोलत नहीं। यहाँ बोलने का मौन, बोलने का त्याग है आप लोगों का नहीं। विजय सेठ और विजया सेठानी इसका एक बेजोड़ उदाहरण है कि उन लोगों ने किस प्रकार से वहाँ पर गुरुकुल शिक्षण पद्धति से शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने जीवन में संस्कारों को ग्रहण किया और अपने जीवन को अग्रिम भारतीय संस्कृति के लिए किस प्रकार एक आदर्श बना दिया। यह संपूर्ण इतिहास इसका साक्षी है। और आप लोग भी इतिहास की तरफ ध्यान देते जाइए, क्योंकि नीतिकारों का कहना है, सुन रहे सभी लोग? कान से सुन रहे कि ध्यान से? अच्छा, तो नीतिकारों का कहना है जो इतिहास को भूलते हैं वो इतिहास रच नहीं सकते, और जो इतिहास को रचते हैं वो इतिहास को भूल नहीं सकते। यह भी एक इतिहास है, इसलिए इतिहास की ओर देखना चाहिए। भूतकाल में क्या क्या घटित हुआ है उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का एक हाइकू काव्य इस समय प्रासंगिक लग रहा है। आचार्य महाराज कहते हैं, पीछे भी देखो। पीछे मतलब हमारे पीछे नहीं, भूतकाल में देखो। आचार्य महाराज कहते हैं, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो। पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। 17 अक्षरों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। 5, 7, 5 3 पंक्तियों के इस हाइकू काव्य में बताया, पीछे भी देखो अर्थात भूतकाल में भी देखो कि भारत की संस्कृति की क्या थी, भारत के संस्कार क्या थे, भारतीय जीवन पद्धति और भारतीय जीवन शैली क्या थी, उसको भी थोड़ा देखो पीछे मुड़ करके। और सिर्फ पिछलग्गू ना बनो, किसी के अंधा अनुकरण करते हुए, किसी के पिछलग्गू बनते हुए मात्र उनके साथ भेड़ चाल चलते हुए ना चलो। बुरो लगत है का? भेड़ चाल का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या समझते हैं बताओ? हाँ, तो सारे भेड़ जो होते हैं इरियापत समिति का आदर्श पालन भेड़ ही करते हैं। मतलब नीचे देखकर बिल्कुल चलते हैं ना, लेकिन उसका इरियापत का पालन करने का भाव अभिप्राय नहीं है, वो एक उनकी पद्धति ही है। और अगली भेड़ अगर गड्ढे में गिर जाए तो पिछले वाले भी गड्ढे में ही गिरने वाले हैं, क्योंकि वो सिर्फ पिछलग्गू बन करके चले हैं। लेकिन आगे वाला कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, योग्य चल रहा है, अयोग्य चल रहा है, सन्मार्ग पर चल रहा है क्या कुमार्ग पर चल रहा है, ये देखने का विवेक वहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार हम भी पाश्चात्य संस्कृति के पिछलग्गू बने हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। किसी ने कहा है, महाराज जी से मैं पूछना और आदेश पाना चाहूँगा कि मेरे लिए कितना समय है, और एक 5 मिनट
तो क्या बता रहा था मैं, उम्र के हिसाब से ज़रा जल्दी भूल जाता हूँ। हाँ, अंग्रेजों का अंधानुकरण करते हुए उनके पीछे पीछे लगे जा रहे हैं, और वो किस प्रकार उनकी संस्कृति है, कल्चर क्या है, इन सभी बातों का विचार किए बिना जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने के कारण ही पौर्वात्य संस्कृति का पतन होता जा रहा है। नीतिकारों का कहना है, नीतिकार कहते हैं सूर्य भी, पश्चिम दिशा यहाँ कौन सी है, किधर है, इधर है, ये है, कोने में है। अच्छा, तो नीतिकारों ने कहा है सूरज भी जब पश्चिम की ओर जाता है तो डूब जाता है। क्या कहा है, सूरज भी जब पश्चिम की ओर जाता है तो डूब जाता है। जब सूरज जैसे प्रकाश पुंज की ये पतित दशा पश्चिम का अनुकरण करने के बाद होती है, सूरज भी जब पाश्चात्य की ओर आकर्षित होकर के उधर जाता है तो उसको डूबना पड़ता है। सूरज जैसे दीप्त पुंज की ये दशा होती हो तो हम तो बहुत नगण्य हैं, और हम फिर पश्चिम का अनुकरण करने लगेंगे। तालियां बजाने के लिए भी विवेक लगता है, किस बात को बजानी चाहिए, किस बात को नहीं बजानी चाहिए। यहाँ पतन की चर्चा चल रही है और आप तालियां बजा रहे हैं, उसके लिए भी देख कर बजाया करो। पतन की चर्चा चल रही, उत्थान की नहीं है। तो सूरज की अगर ऐसी दशा होती हो तो हम जैसे छुट भैया लोगों की क्या दशा होगी। इसलिए अभी समय है, अभी जाग जाइए। मात्र अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को डालते हुए आप इंग्लिश मीडियम के फैन बने हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम अब उस विषय के लिए स्वतंत्र समय चाहिए, अभी वो प्रासंगिक नहीं है। लेकिन इंग्लिश मीडियम का दुष्प्रभाव क्या है देख लीजिए। सुबह उठते ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम लोग जब अपने भारतीय स्कूलों में पढ़ते थे, सुबह 10:30 11 बजे स्कूल को जाना है। सुबह का पूरा समय मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, शुद्ध भोजन करो और स्कूल को जाओ, विद्यालय को जाओ। शाम को 5 बजे स्कूल छूट रहा है, 4:30 5 बजे घर आओ, अंतव करो, मंदिर जाओ, पाठशाला जाओ और फिर आकर के अध्ययन करके अपना अगला काम देखो। आज सुबह उठते से ही स्कूल जाओ, 12 बजे आओ, तुरंत यहाँ भोजन करो और ट्यूशन को जाओ। ट्यूशन से आते हैं, पुनः थोड़ा कुछ करते हैं, पुनः रात की कोचिंग को जाओ। आज इतना भयानक चित्र हो गया है कि बच्चों का बचपन कहीं गुम हो गया है। किस कारण से? अंग्रेजी संस्कृति के कारण से। और इसलिए आप लोग इंग्लिश मीडियम का भ्रम छोड़ दीजिए। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ 12 राष्ट्रों की भाषा है। और जो राष्ट्र अपनी राष्ट्र में मातृभाषा का उपयोग करता है उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। साथ साथ आज बच्चे अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं तो बच्चों को नमोकार मंत्र पढ़ने नहीं आ रहा है, पाठशाला की पुस्तकों को पढ़ने नहीं आ रहा है। इसलिए भाषा का भी महत्व समझिए, संस्कारों का महत्व समझिए। भारतीय संस्कृति, शिक्षण पद्धति, जीवन शैली, हर एक पहलू भारतीय संस्कृति का है, वह विश्व के लिए आदर्श है। इसलिए तो इतिहास में भारत को विश्व गुरु कहा गया है। तो इसलिए आप सभी लोग जागरूक होते हुए पाठशाला का महत्व समझेंगे, पाठशाला को अच्छी तरह से संचालित करेंगे, बच्चों को पाठशाला भेजेंगे। और जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आए हैं, मात्र सिलेबस को पढ़ाने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को पढ़ाने का एक कला कौशल्य जो होता है उसको समझने का प्रयास करिए और उसके अनुरूप आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो पाठशालाओं का बहुत उत्थान होगा। बच्चों के जीवन में नवनिर्माण के सूत्र प्राप्त होंगे।